शुरू करते हैं हमारी यहाँ से 5th वीडियो, वही चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में एक नई टर्म्स हम और ऐड करते हैं। तो हमारी अगली टर्म है एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में अंतर समझना बहुत जरूरी है, तो डेफिनेशन देखते हैं, इसी से आपको अंतर समझ में भी आएगा। इट इज अ मॉनेटरी मेजर ऑफ इनपुट्स और रिसोर्सेस कंज्यूम्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। अभी क्या बोल रहा है, ये एक मॉनेटरी मेजर है। हम शुरू में पढ़ के आए हमारी कौन सी फर्स्ट वीडियो में, अकाउंट किसको नापता है, ओनली मनी टर्म्स को नापता है। जो मेरी वीडियो पहले नहीं देख के आए हैं प्लीज देख के आइए, सीक्वेंस वाइज चलिए, तभी आपको पूरी अकाउंट समझ में आने वाली है। मेजर्स ऑफ इनपुट और रिसोर्सेस। अब एक आउटपुट बनाने के लिए आपको जनरली क्या क्या चीज चाहिए, यहां देखिए, एक आपको एक आउटपुट बनाना है कोई भी, ये एक आउटपुट है आपका कोई भी। अब आपको क्या चाहिए, पहले तो आपको वर्कर्स चाहिए, उनको क्या देंगे आप, वेजेस देंगे या सैलरी। ओके, या आप वेजेस देंगे सैलरी देंगे, लेते हैं आप वेजेस, आपने यहां पे दे दिया एक वेजेस दे दिया एक जन को। ओके, और क्या चाहिए, मेन चीज रॉ मटेरियल चाहिए आपको। ओके, एक आपको यहां पे हमने रॉ मटेरियल दिलवा दिया। ओके, अब आपको और क्या चाहिए इसके लिए, जनरली आपको इतनी वेजेस और रॉ मटेरियल, इसमें आपका एक गुड्स प्रोड्यूस हो सकता है, बाकी मशीनरी वो एक अलग मैटर है, बट प्रोड्यूस करने वाले आपको ये दोनों ही चाहिए, है ना। पहले जमाने में क्या होता था, मशीनरी का यूज नहीं रहता था। अभी भी बहुत सारी फर्म ऐसी है जहां जो विदाउट मशीनरी चल रही हैं और जो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, जो मशीनरी के साथ चल रही हैं। दो टाइप की फर्म होती हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। तो हम यहाँ पे लेबर इंटेंसिव वाली बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी हम मशीनरी नहीं ले रहे। मशीनरी अगर आती तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर में काउंट करते, क्योंकि वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाती है। प्लीज देख के आई पिछली वीडियो, तभी आप कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। ये आपको दो चीजें चाहिए, अभी हम एज्यूम करके चलते हैं, ये दोनों मिक्स करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, आउटपुट। ये दोनों इनपुट मिलाइए, आउटपुट बनाइए। ओके, ये अच्छी बात है। अब क्या बोल रहा है ये, जनरेटिंग रेवेन्यू। क्यों जनरेट रेवेन्यू, कैसे जनरेट रेवेन्यू होगा, आउटपुट से होगा। इनपुट लगाइए, आउटपुट पाइए। यही ये बोल रहा है, एक्सपेंस क्या होता है, जो आप आउटपुट बना रहे हैं उसमें जो इनपुट के लिए खर्च कर रहे हैं वही एक आपके लिए एक्सपेंस है और कुछ नहीं है एक्सपेंस। ओके, आप बोलेंगे अंतर क्या है एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में क्या आता है आपका, मशीनरी भी आती है, एसेट्स भी आता है, गुड्स एंड सर्विस दुनिया भर की कॉस्ट आती है, खर्च आते हैं आपके। बट एक्सपेंस में क्या आता है, जितना पैसा लग रहा है मात्र किसमें, एक आउटपुट प्रोड्यूस करने में, उसी को हम लेते हैं एक्सपेंस में और कुछ नहीं आता। ये हमारा अकाउंट कहता है, ठीक है। अब हमारा जो ये एग्जांपल देख लीजिए, वेजेस, रेंट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, जितने के आपने रॉ मटेरियल लेके आया वही तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। कितने में आपका गुड्स बना वही तो है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब एक्सपेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। न्यू टर्म्स, प्रीपेड क्या है, प्रीपेड है आपने जो पहले से एक्सपेंस दे दिया है। अब एग्जांपल लेते हैं, आप कभी भी गाड़ी खरीदने जाते हैं कोई एक, तो गाड़ी वाला पूछता है भैया कुछ आप एडवांस पे कर दिए, हम आपकी गाड़ी डिलीवरी करवा देंगे। तो आप खर्च कर रहे हैं, और क्या है ये, पहले से खर्च कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया आपने, 2 महीने की आपकी प्रीमियम कितनी होती है, 1000 होती है। आपको लगा भाई पैसा मेरे पास पर्याप्त है, दोनों महीने दे दो, तो आपने एक ही बार में दोनों महीने की दे दिया। क्या होगा, ये आपने एडवांस में पे कर दिया, कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। एग्जांपल देख लीजिए, हैज बीन पेड इन एडवांस। ये डेफिनेशन है, एग्जांपल में दे दिया हूं आपको, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। और आप लिख सकते हैं कहीं कभी एक्सपेंस जो आप पहले दे चुके हैं उसको बोलते हैं यहां पर प्रीपेड एक्सपेंस। आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो अभी देना है, पेबल है हमको, अभी हमने दिया नहीं है, क्यों, पैसा नहीं हमारे पास या कुछ कोई भी रीजन हो उसके कारण दिया नहीं है। लिखा भी है हैज बीन इनकर्ड, इनकर्ड यानी लग चुका है उस चीज पे, पर अभी तक दिया गया नहीं है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यही दो टाइप्स में आपके एक्सपेंस डिवाइड हो जाते हैं, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग। तो ये रहा पूरा हमारा एक्सपेंस का। और ये जो है आपकी डेफिनेशन, ये आर.एन. एंथोनी जी ने दी थी, ये आपके टी.एच. ग्रेवाल में लिखी हुई है, इसमें कुछ मैंने पार्ट्स ऐड किए और ये एक अच्छी डेफिनेशन बनी है। डेफिनेशन नोट करिए, एग्जांपल लिखिए और इनके टाइप्स लिखिएगा, याद से नोट्स करते चलिए,
आपके माइंड में वो चीज बैठती जाएगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो ये रहा हमारा एक्सपेंस का पूरा टॉपिक क्लियर। तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है स्टॉक। इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, इसका है इन्वेंट्री। कहीं भी ये दोनों लिखा मिल जाए मतलब सेम है। आप पहले मतलब समझते हैं। इसका मतलब समझने के लिए पहले जानना पड़ेगा गुड्स क्या होता है। गुड्स है एक फिजिकल प्रोडक्ट। अब कैसे वो गुड्स बना, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एक किसी कंप्यूटर का बिजनेस है, ओके, कंप्यूटर बिजनेस है। अब उसके लिए गुड्स क्या है, वो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर के पार्ट्स है जिसको वो बेच रहा है। यानी अकाउंट में गुड्स किसको कहते हैं, जो चीज हम बेचते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाती है, गुड्स। एक और एग्जांपल टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स क्या बेचते हैं, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बेचते हैं, कार्स बेचते हैं। उनके लिए गुड्स क्या है, उनके लिए गुड्स यही है, कार है और ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं। उनके लिए वो चीज गुड्स है। जो हम बेच रहे हैं वो चीज सिंपली कुछ और नहीं गुड्स होती है। अब समझिए इसकी डेफिनेशन स्टॉक की। इट इज टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। क्या बोल रहा है, स्टॉक टेंजिबल एसेट होता है। अब टेंजिबल एसेट क्या होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं। मैं बता चुका हूं मेरी कुछ पहली वीडियोस में, उनको जाके देखिए। अगर नहीं पता हो, आप नहीं देखे हो और भूल गए हो तो भी जाके देखिए। टेंजिबल एसेट जिसको हम टच कर सकते हैं। हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज में रहती हैं चीजें, फॉर द पर्पज ऑफ सेल, क्यों रहती हैं, बेचने के लिए। ओके, तो यानी क्या, जो हमारे इंटरप्राइज में गुड्स रहता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक और इन्वेंट्री। क्यों रहता है, बेचने के लिए। ओके, ये हम समझ गए। अब स्टॉक हमारा दो टाइप में हो जाता है डिवाइड, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, मैं पढ़ा चुका हूं ओपनिंग कैपिटल, उसी से ओपनिंग स्टॉक भी बनाया गया है। ओपनिंग कैपिटल क्या थी, जो हमारी 1 अप्रैल को होती है, फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो ये भी वही है, फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में जो हमारा स्टॉक होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक। यानी क्या होती, कहां कब होती है हमारी ये, 1 अप्रैल को होती है हमारी, ये हमारी 1 अप्रैल को काउंट होती है। और क्लोजिंग स्टॉक कब होता है, 31 मार्च को काउंट होती है। उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोजिंग स्टॉक। कब होती है, 31 मार्च। समझ जाइए ये क्यों, क्योंकि ये अकाउंटिंग पीरियड का एंड होता है, इसीलिए अपन इसको क्लोजिंग बोलते हैं और इसको ओपनिंग। अब समझिए, अब बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च हो गई, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, 31 मार्च 2017 को हमारे इतनी स्टॉक थी। अब आया 1 अप्रैल 2017, आता है 31 मार्च के बाद, वो बताने जरूरत तो होगी नहीं। तो ये आया हमारा 1 अप्रैल, तो यही जो क्लोजिंग स्टॉक थी क्या बन गई, ओपनिंग स्टॉक बन गई ना। क्यों बन गई, 31 मार्च को ये थी, अगले दिन क्या बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। अगले दिन आपकी क्लोजिंग स्टॉक ही ओपनिंग स्टॉक बन गई। यानी जब हमारा जो लास्ट होती है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को बन जाती है। ये आपको पूरा पॉइंट क्लियर हुआ। अब स्टॉक और पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसको भी अपन अच्छे से पढ़ते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स। अब स्टॉक ऑफ गुड्स क्या होता है, वो गुड्स जो अनसोल्ड हैं, जो बिके नहीं है अभी हमारे पास, हमने रखे हुए हैं। मान लीजिए मार्केट में आपकी डिमांड नहीं है उन गुड्स की, तो क्या आप गुड्स तो भी निकाल रहे हैं, नहीं, आप रख लेंगे कि जब डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो मैं जाके बेचूंगा उनको। तो आप कहाँ रखेंगे, गोडाउन में रख लेंगे। गोडाउन जहां आप अपना गुड्स रखते हैं सेफली, उसको गोडाउन बोलते हैं। तो आप वो गुड्स रखेंगे और उन गुड्स को किसके अंदर डालेंगे, स्टॉक ऑफ गुड्स में। सेकंड बोलता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपने कोई रॉ मटेरियल ऑर्डर किया, बट आपने देखा डिमांड नहीं बढ़ रही, भाई मत बनवाओ, फालतू मत करो। तो आपने क्या किया, उस रॉ मटेरियल को रख लिया और कुछ रॉ मटेरियल यूज किया जितनी डिमांड थी और आउटपुट बनाया और उसको बेच दिया। कुछ तो रह गया, वो भी आप रख लेंगे, उसको किसका नाम देंगे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। थर्ड इज वर्क इन प्रोग्रेस। आप जब रोड में जाते हैं, बोर्ड लगा रहता है, क्या लिखा रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है। इसमें वो गुड्स आते हैं जो अभी पार्शियली बने हैं, फुली नहीं बने हैं। तो वो गुड्स किसके अंदर आते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। कुछ परसेंट बन चुके हैं, 60 to 50, या और कुछ परसेंट रह गए हैं।
तो ये तीनों हमने समझा। सिंपली स्टॉक क्या है? जो गुड्स आपके पास रह गए हों, क्यों? सेल करने के लिए। सिंपली वही है। इस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया? गुड्स पढ़ लिया, स्टॉक पढ़ लिया और उसके काइंड्स पढ़ लिया। इनको पूरा नोट करिएगा और अच्छे से फिर से याद करिएगा। तो चलिए अब अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है इनकम। अब ये इनकम क्या होती है? अब एक फॉर्मूला बहुत इजी से दिया है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब कैसे होता है उसको अपन एक एग्जांपल में एम्प्लाई करते हैं। एग्जांपल देखिएगा यहाँ पे, एक आपकी कंप्यूटर की दुकान थी। अब आपको खरीदना था एक कंप्यूटर बेचने के लिए, तो क्या कहलाएगा? वो गुड्स कहलाएगा। तो आप गए दूसरी दुकान में, उससे आपने कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंपनी खरीद के लाया, उसकी वैल्यू थी 50,000, कॉस्ट थी उसकी। ओके, 50,000 उसकी कॉस्ट थी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? उसकी आपकी, आपने क्या किया? एक्सपेंस किया ना उसको खरीदने के लिए। ओके, अब क्यों आपने लाया था? बेचने के लिए। तो आप उसको बेचेंगे, क्या आप उसको कम प्राइस में बेचेंगे, ज्यादा में बेचेंगे? आप तो ज्यादा में बेचना चाहेंगे, तो आप कितने में बेचेंगे? चलिए मानते 80,000 में। 80,000 हमने बेच दिया। जितनी प्राइस हमने बेचा वो क्या होती है? रेवेन्यू होती है। वो हमको रेवेन्यू मिल गई, तो ये हमारी क्या हो गई? रेवेन्यू हुई है। पढ़ा चुका हूं, पिछली वीडियो में जाके पढ़िए। तो अब इनकम क्या बोल रही है? इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब हमको निकालना है हमारी इनकम कितनी हुई। तो सिंपल सा है, इन दोनों को माइनस करिए, आ जाएगा। कितना माइनस करने में कितना आएगा? सिखाना नहीं पड़ेगा ना, सब्ट्रैक्शन। कितना आया आपका? 30 आया। तो आपकी इनकम कितनी हो गई यहाँ पे? इक्वल्स टू आपकी 30,000। इनकम 30,000 हो गई। तो ये हमारा है इनकम का कॉन्सेप्ट। बहुत इजी है। क्या है? सिंपल, जितना आपने रेवेन्यू पाया, यानी उस चीज को बेचने से जितना आपको पैसा मिला, उसमें आप कितना माइनस कर दीजिए जितना आपने उस चीज को खरीदने के लिए खर्च किया। बस आपका क्या आ गया? हमारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा इनकम। अब इनकम के बाद चलते हैं अपन हमारे अगले टॉपिक में, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इनकम लमसम सेम है, बट कुछ तो अंतर है, तभी दोनों को अलग अलग दिया है, वरना मैं क्यों अपनी स्पेस वेस्ट करता। तो समझते हैं प्रॉफिट। इट मींस इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्रॉफिट भी इनकम है कह रहा है ये, पर इसके बाद आता है ट्विस्ट। क्यों इनकम है? किस लिए इनकम है? ये इनकम तब होगी जब आप आपको पैसा किसमें मिलेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मिलेगा। समझ चुके हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? सेल ऑफ गुड्स। जो चीज आप बेच रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उसी को क्या कहते हैं अपन। लाइक आप सर्विस दे रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं, उसको क्या कहेंगे आप? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है किसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। सॉरी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपको इनकम मिल रही है, तो उसको क्या नाम देंगे? प्रॉफिट नाम देंगे आप उसको। ये रहा हमारा इनकम, समझ गए आप? प्रॉफिट समझ गए आप? अब बढ़ेंगे हम गेन की तरफ। तो गेन क्या होता है? गेन होता है इट इज द इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी को अपन क्या बोलते हैं? आप जान ही गए होंगे। क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? आपकी कैपिटल होती है ये। तो जब आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी उसको क्या बोलेंगे आप? गेन। ये हमारा हो गया गेन का कॉन्सेप्ट। कैपिटल कब बढ़ती है? अब समझने वाली बात ये, कैपिटल मैंने बता चुका हूं। कैपिटल क्या होती थी? जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाती है। उसमें क्या क्या आता है? मशीनरी आती है, लैंड आता है। तो जब आप लैंड को बेचेंगे और उसमें जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या नाम देंगे? गेन। कैसे? अगर आपकी मान लीजिए लैंड है 1 लाख रुपीस की, बेच रहे हैं आप उसको कितने में? 2 लाख रुपीस से बेच रहे हैं आप उसको। तो जो 1 लाख निकल के आया, ना तो वो इनकम है ना तो वो प्रॉफिट है, वो क्या है? सीधा सीधा गेन है आपका। वो क्यों गेन है? क्योंकि वो आप कैपिटल चीज बेच रहे हैं, कैपिटल मशीनरी है, वो आपके ऑनर इक्विटी बढ़ा रही है। समझ गए आप? तो वो हमारा गेन हो गया। अब लॉस, सबको पता है लॉस क्या होता है? लॉस होता है, आपने, चलिए यही एग्जांपल देखिएगा, आप 50 रुपीज का लेके आए कंप्यूटर, लाए,
अब बेचे कितने में उसको? चाहते थे बेचना 80,000 रुपए में, बट क्या उस कंप्यूटर में कुछ खराबी निकल आई, लोगों ने बोला कंप्यूटर बेकार है। तो अब आपको लग रहा है कैसे कैसे हमारा कंप्यूटर बाहर निकल तो जाए, तो आप कितने बेच देंगे उसको? 40,000 में बेच दिया आपने उसको, यानी आपने लॉस में बेच दिया। कितने का लॉस हुआ? 10,000 का। सिंपल लॉस क्या होता है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। एक्सपेंस ज्यादा था 50,000, रेवेन्यू कम मिला 40,000, तो क्या हो गया? वो लॉस हो गया। तो हमने समझा इनकम क्या होती है, ये फॉर्मूला है। फिर समझा प्रॉफिट, जो हमको इनकम मिलती है पर कहां से? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। फिर गेन समझा, जो हमारी इंक्रीज करती है ऑनर इक्विटी, एग्जांपल दे दिया मैंने, जो आप लैंड वगैरह बेचते हैं। फिर लॉस समझा, लॉस क्या होता है आपका? एक्सपेंस जब ज्यादा हो जाती है रेवेन्यू से, एग्जांपल मैंने दे दिया है और अच्छे से समझा भी दिया है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट। सबकी मम्मियां दुकानों में जा जाकर डिस्काउंट कराती ही हैं। जब कहीं बोर्ड लगा रहता है कि इतने % की डिस्काउंट, तो मम्मियां लोग दौड़ जाती हैं, खासकर हमारी इंडियन मदर्स, और बाहर की मदर्स जाती ही हैं। तो समझते हैं अकाउंट में डिस्काउंट किसको बोलते हैं? अकाउंट में डिस्काउंट, वाह राइमिंग है। इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। क्या है ये? प्राइस ऑफ गुड्स में कमी कर देना, कुछ % रिड्यूस कर देना। अब कैसे? कभी कभी क्या होता है, दुकानदार अपनी खुशी से दे देता है, या आप उससे उसको दुखी देकर करवा देते हैं। अब हमारा डिस्काउंट दो टाइप्स का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब क्या होता है, ये समझने वाली बात है। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब आप गुड्स खरीद रहे हैं और उसी टाइम आपको क्या हो जाए? डिस्काउंट मिल जाए। जो लिस्ट प्राइस है, एग्जांपल ले रहे हैं, चलिए ये सब छोड़िए, एग्जांपल से सब समझ में आने वाला है। आपकी एक बुक है, उसका क्या प्राइस है? 500 रुपीज। अब दुकान में गए, दुकान में आप गए, भैया बोले कुछ कम कर दीजिए, उन्होंने कम कर दिया। कितने में दे दिया? 500 की बुक 400 में दे दिया। तो कितना? 100 रुपीज आपको वो डिस्काउंट दे दिए। तो वो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। जब आप गुड्स खरीदने गए उस टाइम आपको डिस्काउंट मिल गया, सिंपली ट्रेड डिस्काउंट। अब अपन आते हैं कैश डिस्काउंट में। कैश से रिलेट हो रहा है, जब आप गुड्स खरीद लिए वो ट्रेड डिस्काउंट हुआ। बट कभी कभी हम उधारी कर देते हैं, वो कर देते हैं ना उधारी, और उधारी जब हमने कर दिया, फिर 1 महीने के लिए उधारी किया हमने, फिर अगर हम 1 महीने में जाके या 1 महीने से पहले पैसा दे दिए, तो दुकानदार खुश होकर हमको कैश डिस्काउंट दे देता है 1%, 2%। हाँ भैया आप ईमानदार व्यक्ति हो, आपने कोई अच्छा धर्म निभाया, आप पहले पैसा दे दिए, रुलाए नहीं मुझे पैसा के लिए, तो उसको बोलते हैं अपन कैश डिस्काउंट। आप रिलेट ऐसे करिए, ट्रेड यानी क्या? गुड्स। तो गुड्स खरीदने टाइम जो डिस्काउंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। कैश, कैश यानी पैसा, पैसा देते टाइम जो डिस्काउंट मिलता है कैश डिस्काउंट। बट ये कब मिलेगा? जब आप उधारी करके आएंगे तब आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, और जब आप अपने टाइम से पहले पैसा दे दें या करेक्ट टाइम पे दे दें तब हमको कैश डिस्काउंट खुशी से मिलता है। तो ये रहा हमारे डिस्काउंट की पूरा कहानी। अब आते हैं यहाँ पर रिबेट। दोनों सेम है बट कुछ अंतर है, तभी लिखा गया है। अंतर समझते हैं, पहले डेफिनेशन समझते हैं। इट इज रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स, सेम लाइन है बट आगे लिखा कुछ और। सोल्ड ड्यू टू अनरीजनेबल गुड्स क्वालिटी, ये रिडक्शन है गुड्स की प्राइस में जो बिक चुका है, ना कि बिकने वाला है। यहां पे कौन सी गुड्स की बात हो रही थी? जो बिकने वाला है, अभी हमने दिया नहीं है, उसके पहले हम रिड्यूस कर लिए अपना प्राइस। ऐसा नहीं होता कि आपने गुड्स खरीद लिया फिर आप डिस्काउंट ले रहे हैं। जब तक वो डिस्काउंट कर नहीं देगा तब तक आप गुड्स नहीं खरीदते। भले दुकान से भैया मैं जा रहा हूं मैं गुड्स नहीं खरीदूंगा, आप डिस्काउंट दो। जब डिस्काउंट देगा तब ना पन्नी में पैक करा के ले जाओगे। पर यहाँ पर रिबेट क्या बोल रहा है? जो गुड्स बिक चुके हैं उनकी प्राइस में रिड्यूस होना रिबेट कहते हैं। क्यों? ये क्यों होता है? जैसे ये तब होता है जब हमारी गुड्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं हो, पुअर क्वालिटी। आप कोई भी सामान लेके गए, चलिए बुक ही का लेते हैं। अब बुक आपने देखा कि हमारे प्रिंट ही नहीं है पेज, मतलब बुक के कुछ पेज प्रिंट नहीं है हमारे। गए दुकानदार के पास, भैया क्या बुक दिया है आपने? प्रिंट नहीं है। उसने बोला अरे भैया आपको प्रिंट नहीं है, प्रिंट आप थोड़ा सा फोटो कॉपी करा लीजिएगा, मैं कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ आपको, चलिए कुछ हमारा ही मान रख लीजिए। तो उसने क्या कुछ आपको डिस्काउंट दे दिया 50, 100 उसके अनुसार, और आप दोनों की बात हुई हो।
उसको क्या कहते हैं अपन, रीबेट। समझ में आया डिस्काउंट क्या होता है, गुड्स खरीदने के पहले जो प्राइस में रिड्यूस होता है। रिबेट क्या होता है, गुड्स खरीदने के बाद जो प्राइस में कमी आ जाती है। तो ये रहा हमारा डिस्काउंट और रिबेट की टॉपिक खत्म। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन जानते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे अकाउंट में जो आगे आपको काम आने वाले हैं। तो पहला है हमारा बैड डेब्ट्स या फिर बुक डेब्ट्स। नाम अलग अलग है, मतलब सेम है। डेफिनेशन देखते हैं। दिस टर्म इज यूज्ड व्हेन डेटर बिकम इरिकवरेबल। क्या बोल रहा है, डेटर आपको पता है कौन होते हैं डेटर, जो हमसे उधारी लेकर जाते हैं, यानी हमसे गुड्स लेकर गए बट पैसा नहीं दिए, वो लोग होते हैं डेटर, जो अब हमको पैसा देने भी नहीं वाले हैं। यानी हम मांगने गए, भैया आपका टाइम हो गया पैसा दो, दिखाए बंदूक, नहीं दूंगा पैसा, क्या कर लोगे? तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। या कानून के पास लड़ने जाओ, वेट करो, वरना बैठे रहो। उसको हम नाम देते हैं बैड डेब्ट्स। या कुछ लोग भाग भी तो जाते हैं, नाम सुना होगा आपने विजय माल्या जी लोगों का, जी क्यों बोल रहा हूं, विजय माल्या लोगों का, तो वो आते हैं हमारे बैड डेब्ट्स में। तो वही डेटर जो अब हमको पैसा नहीं देने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं यहाँ पर, बैड डेब्ट्स या फिर बुक डेब्ट्स, और कुछ नहीं है ये। ओके, अब आता है अपन का बुक वैल्यू। बुक डेब्ट्स बुक वैल्यू कुछ सेम नहीं है, अलग अलग है, बहुत अलग है। बुक वैल्यू क्या होता है, इट इज द अमाउंट विच इज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये वो अमाउंट है जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम दिखाते हैं। यानी अगर हम मशीन लिख रहे हैं, कितना पैसा उसके सामने जाएगा, और जितना पैसा जा रहा है उसका नाम देंगे बुक वैल्यू। तो ये हो गया हमारा बुक वैल्यू। बहुत इजी इजी कॉन्सेप्ट है, तो फटाफट आप खत्म करते हैं। फिर आता है इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट आप पढ़ के आए थे अपने साइंस में भी, अब इंसॉल्वेंट यहां पढ़िए, सॉल्वेंट भी है नीचे, पहले इंसॉल्वेंट देखते हैं। पर्सन या एंटरप्राइज विच इज नॉट इन पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट। यानी क्या बोल रहा है, वो पर्सन या फिर एंटरप्राइज जो अपने उधार देने की क्षमता में नहीं है, यानी वो नहीं दे सकता, एबल ही नहीं है देने के। वो क्यों एबल नहीं होता, या वो उसकी कंपनी लॉस में जा रही है, या पर्सन के पास पैसे नहीं है, या वो देना नहीं चाह रहा, ऐसा तो देना भी नहीं चाह रहा ना वो। तो ये तीनों कंडीशन अगर है और वो नहीं दे पा रहा किसी भी कोई रीजन से, तो वो किसमें काउंट होगा, इंसॉल्वेंट है। ये हमारा हो गया इंसॉल्वेंट का टॉपिक। वो आदमी या एंटरप्राइज जो पैसा नहीं दे पा रही अपने उधार का, तो वो किसके में आएगी, इंसॉल्वेंट में। उसके अलावा इंसॉल्वेंट हमारा कुछ भी नहीं है। फिर आता है हमारा सॉल्वेंट। अब इसी का जस्ट अपोजिट है क्या, सॉल्वेंट। पर्सन एंटरप्राइज विच इज इन पोजिशन टू पे इट्स डेट। जो बंदा या बंदी या फिर एंटरप्राइज जो दे सकता है अपने क्या, डेब्ट से। बहुत पैसा है जिसके पास, लो आओ मेरे धार ले जाओ, बल्कि पैसा हो ना हो सबसे पहले अपना धार चुकाना होता है। बट बेचारे क्या करें, बिल्कुल नहीं है, तो कहां से चुकाएं, क्या और लोन ले लें और फंस जाएं, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। और जो पैसा आराम से दे देते हैं वो हमारे सॉल्वेंट हो जाते हैं। तो हमने समझा क्या, बैड डेब्ट्स बुक डेब्ट्स वो डेटर्स होते हैं जो पैसा नहीं दे पाते, इरिकवरेबल हो जाते हैं, तो उनका अमाउंट हम रिटर्न ऑफ हटा देते हैं, भैया अब नहीं मिलने वाला, भूल जाओ, समझ चल गया हमारा गुड्स। फिर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या, वो अमाउंट जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर इंसॉल्वेंट, वो पर्सन या इंटरप्राइज जो पैसा नहीं दे पा रही है, सॉल्वेंट जो पैसा दे पा रही है। तो ये हमारे चारों टर्म्स जो आपको आगे प्रैक्टिकल में भी बहुत काम आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने सेकंड चैप्टर खत्म किया। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब हमारी रीति रिवाज चलती आ रही है और आज भी होगी। रीति रिवाज क्या है, हम आपको क्वेश्चन देंगे जो आज हमने आपको पढ़ाया। बहुत आज का बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स आर देयर। कितने डिस्काउंट होते हैं हम पढ़ के आ रहे हैं, A1, C5 या फिर B3 या D2। अब इनमें से सही आंसर बताइए, कमेंट करिए, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम टेलीग्राम की भी लिंक दी गई है। तो
हम खत्म करते हैं यहां से हमारा सेकंड चैप्टर और हमारा थर्ड अगली वीडियो जो आएगी वो थर्ड चैप्टर लेकर आएगी। और थर्ड चैप्टर मैं कहता हूं बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर जो आपको आगे भी काम आएगा। आप सीए का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी काम आने वाला है, सीएस का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी काम आएगा, तो वो वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो हम इसी में एंड करते हैं। तो थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते भी रहिए। बाय बाय।